इसराइल के एक नामी वकील योएल सिंगर का मानना है कि उन्होंने यासिर अराफात से अच्छा वार्ताकार नहीं देखा। वो एक हॉलीवुड फिल्म के जुआरी की तरह थे जिसके पास खराब पत्ते होते हुए भी वो हमेशा लोगों को झांसा देता रहता था कि आखिर में जीत उसकी ही होगी। जब सब समझते थे कि बातचीत अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है और अब बस समझौता होने भर की देर है, अराफात अचानक अपनी मांगे बढ़ा देते थे। अगर हस्ताक्षर समारोह कल है तो अराफात आज अपने लिए ज्यादा से ज्यादा रियायत लेने की फिराक में रहते थे। 13 नवंबर 1974 का दिन यासिर अराफात के लिए खास था। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उस दिन काफी कड़ी सुरक्षा थी। फलस्तीन मुक्ति संगठन के प्रमुख यासिर अराफात को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्लेनरी सत्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। पहली बार किसी राष्ट्र का नेतृत्व न करने वाले शख्स को यह सम्मान मिलने वाला था। उस जमाने में अराफात के करीबी और बाद में फलस्तीनी प्रशासन के पहले विदेश मंत्री नाबिल शाद को वो दिन अभी तक याद है। He was very composed and he accepted what he never accepted before or after, namely to shave his beard completely and totally. अराफात ने पहली बार वो चीज मानी थी जो पहले उन्होंने कभी नहीं की थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी पूरी तरह से साफ करा दी थी और नया सूट भी पहना था। उनके खाकी सूट पर बहुत ढंग से प्रेस की गई थी और वो बिल्कुल चमक रहे थे। उस दिन अराफात न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर से सीधे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचे थे। ठीक उसी समय कारों का एक काफिला वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल की तरफ रवाना हुआ था ताकि अराफात के विरोधियों को यह आभास दिया जाए कि वो कार के जरिए अपने होटल जा रहे हैं। उस दिन अराफात ने अपने भाषण का अंत 2 यादगार वाक्यों से किया था। मैं यहां जैतून की शाख और स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लिए आया हूं। मेरे हाथ से इस जैतून की शाख को गिरने मत दीजिए। इसको अगले दिन दुनिया के लगभग हर अखबार ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी थी। मैं यहाँ जैतून की शाख और स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लिए आया हूँ। मेरे हाथ से जैतून की शाख गिरने मत दीजिए। इस भाषण के 9 दिनों के अंदर संयुक्त राष्ट्र ने अपना प्रस्ताव नंबर 3237 पारित कर पीएलओ को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया। अराफात दाढ़ी नहीं बनाते थे। उनकी शक्ल ऐसी दिखती थी जैसे उन्हें तुरंत नहाने की जरूरत हो। अराफात की जीवनी लिखने वाले एलन हार्ट लिखते हैं, अराफात नाटे कद के शख्स थे, करीब 5 फीट 4 इंच लंबे या शायद इससे भी कम। अराफात चाहे जहां भी हो या कुछ भी कर रहे हो, वो एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकते। उनके मुख्य राजनीतिक सलाहकार हनी हसन बताते हैं कि किसी जगह पर बैठने से पहले अराफात हर उस कोण का अध्ययन करते थे जहां से उन पर गोली चलाई जा सकती हो। हम बातचीत में खोए होते थे कि अराफात अचानक हमें रोककर अपने बैठने की जगह बदल लेते थे। हमने उनसे कभी इसका कारण नहीं पूछा। उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना गुप्त रखा जाता था कि उनके नजदीकी लोगों को भी पता नहीं होता था कि वो कहां जा रहे हैं। फरवरी 1973 में इजराइल ने लीबिया का एक यात्री विमान मार गिराया था, जिसमें विमान में सवार सभी 100 यात्री मारे गए थे। अराफात ने मुझसे कहा था कि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बाद में पता चले कि इस्राइल ने इस उम्मीद में विमान गिरा दिया था कि उस पर मैं या हमारे दूसरे साथी सवार थे। भारत के पूर्व राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मध्य पूर्व दूत चिन्मय गरे खान को उनसे कई बार मिलने का मौका मिला था। अराफात से मेरी बहुत दफे मुलाकात हुई, सैकड़ों बार कह सकते हैं।
क्योंकि मैं गाजा में पोस्टेड था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। वैसे बड़े चार्मिंग थे, चार्मिंग हो सकते थे जब वो चाहते थे, और उनकी सबल थी, वो दाढ़ी बाड़ी तो थी उनकी, और हमेशा उनको वो फौजी लिबास में वो ड्रेस करते थे अपने आप को, पिस्तौल यहाँ लगा के और कैफिये बांध के सर पे। एक तरह से सिंपल आदमी थे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। लेकिन जहाँ तक कि पैलेस्टाइन इशू का मुद्दा था और इजराइल के साथ रिलेशन की जो बातचीत थी, उसमें वो बड़े माहिर थे और बड़े सस्पिशियस नेचर के थे। उन्होंने शादी भी करी। पहले तो कहते थे कि मेरी शादी तो पैलेस्टाइन से है, मैं किसी से शादी ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने शादी करी सुहा अराफात से। सुहा अराफात क्रिश्चियन थी और अराफात तो क्या सुन्नी मुस्लिम थे। कहते हैं कि सुहा अराफात को बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम में थी उनके साथ। तो अराफात ने मंजूरी किया कि चलो भी शादी कर ले। उनकी एक बच्ची थी, अब तो खैर बहुत बड़ी हो गई होगी। तो वो गाजा में रहते थे, एक छोटे से घर में, मॉडेस्ट हाउस था, एक 2 फ्लोर्स का, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, वो ग्राउंड फ्लोर पे उनकी पत्नी रहती थी अपनी बच्ची के साथ। अराफात हमेशा सैनिक कपड़ों में ही दिखाई देते थे। उनके जूते ब्रिटिश सैनिक अफसरों की तरह हमेशा चमकते रहते थे। यासिर अराफात की एक और जीवनी लिखने वाले बैरी रूबिन और जूडिथ कॉल्ब रूबिन लिखते हैं, अराफात सूट और टाई इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि ये पश्चिम की पोशाक थी और दूसरे महंगे कपड़ों से अय्याशी का आभास होता था, जिसका अंतर्निहित अर्थ था भ्रष्टाचार। उनकी अधकचरी दाढ़ी देखकर कोई भी कह सकता था कि वो एक गरीब फलस्तीनी किसान है। उनकी ये वेशभूषा उन्हें लड़ाई के मैदान में एक सैनिक के रूप में भी दिखाती थी, जिसके पास निजी ठाट बाट के लिए समय नहीं था। खुमैनी, हाफिज असद, सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन सब देखने में अच्छे दिखते थे, जिनको किसी हॉलीवुड थ्रिलर में सुपर विलेन के तौर पर दिखाया जा सकता था, जो पूरी दुनिया को जीतने पर आमादा थे। अराफात अपने कपड़ों और हाव भाव से इसके ठीक विपरीत दिखाई देते थे और दूसरों को ये गलतफहमी हो सकती थी कि उनको आसानी से मात दी जा सकती है। अराफात 2 पारियों में सोया करते थे, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक। इसलिए आधी रात के समय वो अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में रहा करते थे। जब वो उनसे अपॉइंटमेंट मांगे या मिलने को कहे तो कभी मना तो करते ही नहीं थे, और हमेशा रात को 11-12 बजे ही मिलते थे। और जहाँ मैं गाजा में रहता था वो उनके ऑफिस के बहुत पास था, तो कभी कभी तो मैं पैदल भी जा सकता था। और रात को ही वो सबसे ज्यादा अलर्ट भी होते थे और हमेशा नीचे आते थे अपनी गाड़ी तक हमको छोड़ने के लिए। अराफात हमेशा अपनी कमर में पिस्टल लटका कर चलते थे। जब वो पहली बार संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने गए तो उनसे कहा गया कि सभागार में हथियार ले जाने पर मनाही है। समझौता इस बात पर हुआ कि वो अपनी खाकी वर्दी पर पिस्टल का हॉल्स्टर तो लगाए रखेंगे, लेकिन उसमें पिस्टल नहीं होगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचूरी को उनसे कई बार मिलने का मौका मिला था। कैरो में एक बार जब कई मुलाकातों के बाद वो गले लगते थे, उनका भी फिदेल कास्ट्रो जैसा एक मशहूर बेर हग होता था, तो वो गले मिले तो उनके जो कमर पे जो बांधी हुई पिस्तौल जो है, उस पिस्तौल को उठाने को बड़ा आसान मौका मेरे हाथ में था। तो मैंने बोला अगर यही पिस्तौल मैं उठा के अगर आपकी जान पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता तो आप इतने मतलब विजिलेंट क्यों नहीं हो कि ये काम हो सकता है, कोई कर सकता है। तब उसने बोला यार सुनो मैं एक राज बता दूं आपको। बोला क्या है? कहते हैं पिस्तौल में कोई गोली नहीं है। तो मैं बोला फिर क्यों ले चलते हो साथ में? कि क्योंकि मेरे पास पिस्तौल है, उसको देख के कई सारे लोग जो गोली चलाना चाहते हैं वो भी थोड़ा झिझक जाते हैं। अब ये बात अब वो नहीं है तो बोल सकते हैं, वरना ये राज जब वो जिंदा रहते थे खोलना बड़ा मुश्किल था। मशहूर पत्रकार श्याम भाटिया को यासिर अराफात से कई बार इंटरव्यू करने का अवसर मिला था। एक बार इंटरव्यू के दौरान वो उनसे नाराज हो गए थे। यासिर अराफात को मिलना उन दिनों में बहुत मुश्किल था। एक बार बहुत मुश्किल से मुझे अल्जीरिया में गया था, तो किसी दोस्त ने कहा कि मैं मिलवा दूंगा और 10 मिनट की इंटरव्यू हुई। यासिर अराफात के दफ्तर में से किसी सेक्सी आदमी के साथ मेरी किस्म की दोस्ती हो गई, तो उसने कहा देखो अगर तुम अराफात से मिलना चाहते हो तो उनको शहद बहुत पसंद है, अगली बार अगर कोई मौका मिला तो उनको शहद लेकर ले आओ। तो मैं तुनिस गया
और इंटरव्यू हुई उनके साथ। उसके आखिर में मैंने कहा, अराफात जी सुना कि आपकी शादी हुई है, आपकी बीबी के साथ मुलाकात हो सकती है? एकदम नाराज, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ये नहीं मालूम कि मुसलमानों में बीबी की बातें ऐसे कोई बाहर से करे तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल है? क्या बेवकूफी कर रहे हो? मैं भी डर पड़ा। तो मैंने कहा, सॉरी अराफात जी, मैं तो बस अखबार के लिए पूछ रहा था, निकलो यहाँ से, इस कमरे से निकलो। तो जाते जाते मैंने कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, पर आपके लिए मैं एक बोतल शहद की छोड़ा हूँ। वो मैं मेज पर छोड़ आई और वापस मैं होटल गया तो दरवाजे पर खटखट हुआ। तो मैंने दरवाजा खोला और अराफात के 2 फौजी खड़े थे। कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा, जा रहा हूँ, इंटरव्यू हो गई। नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ चलोगे। और मुझे बस पकड़ के ले गए, गाड़ी में डाला। जैसे मैं निकला तो मैं देखा अराफात सामने खड़ा हुआ और उनके साथ एक बहुत खूबसूरत औरत। तो मैंने कहा, अराफात जी आप तो नाराज हो गए थे? अरे वो तो नकली गुस्सा था, ये मेरी बीबी है, इनसे मिलिए और मेरे साथ हम तीनों लंच खाएंगे। लंच हुआ उनके साथ, 2-3 घंटे उनके साथ बैठे रहे। बाद में अराफात दंपत्ति और श्याम भाटिया की नजदीकी इतनी बढ़ गई कि एक बार अराफात की पत्नी ने अपनी 1.5 साल की बेटी ज़हवा की बेबी सिटिंग की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। मैं उन दिनों में अल-कुद्स जेरूसलम में था, मेरा दफ्तर वहाँ था। तो जेरूसलम से गाजा को 1-1.5 घंटा का रास्ता है। तो मुझे बुलाते रहते थे, मैं जाता था आता था। एक दिन मैं गया तो सुहा अराफात, उनकी जो बीवी थी, उन्होंने कहा, देखो तुम्हें बुलाया तो गया है इंटरव्यू लेने के लिए, पर हमें बाहर जाना है और हमारी जो बेटी है ज़हवा उन दिनों में मेरे ख्याल 1.5 साल की थी, कोई बेबी सिटर है नहीं, तो तुम इसका ख्याल करो। तो मैंने कहा, सुहा जी मैं क्या करूं? बस ठीक है, तुम प्रैम में लेकर आगे पीछे घूमो उनके साथ। और मैं सूट टाई पहनी हुई है और अराफात और मिसेस अराफात की बेटी ज़हवा प्रैम में बैठी हुई है और मैं जर्नलिस्ट उनको आगे पीछे हिला रहा हूँ और मेरे पीछे फलस्तीनी फौजी बंदूक लेकर मेरे पीछे, जैसे मैं आगे जाता था वो मेरे पीछे पीछे, और मेरे हाथ में अराफात की बेटी की जिम्मेवारी। ये आधा घंटे की बात हुई। आगे पीछे जब वो रोती थी तो मैं कहता, चुप चुप को ना रो ज़हवा, ठीक है, डैडी आ जाएंगे, मम्मी आ जाएंगे। और उसके बाद घंटे के बाद वो आ गए और मेरी इंटरव्यू हो गई। यासिर अराफात अपनी हवाई यात्रा को बहुत गुप्त रखते थे और मेजबान देश को पहले से नहीं बताया जाता था कि वो वहां आने वाले हैं। उनका अक्सर भारत आना होता था। वो इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे। जब भी अराफात यहाँ आते थे, पहले से नोटिस हम लोगों को मिलती नहीं थी। वो तो जब मिड एयर होते थे, जब पहुंचने वाले होते थे 1-8 घंटे में, तभी वो खबर आती थी कि मैं आ रहा हूँ। वो ऐसे ही आते थे, सिक्योरिटी वजह से, सिक्योरिटी को हमेशा वो डरते थे। तो ऐसे उनके संबंध थे कि जब भी उन्होंने सोचा कि इंदिरा से मिलना है, माय सिस्टर करके कहते थे। 1983 में भारत में जब गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ तो वो इस बात पर नाराज हो गए कि उनसे पहले जॉर्डन के शाह को भाषण देने का मौका दिया गया। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह उस सम्मेलन के महासचिव थे। 7वां नॉर्वे समिट मार्च 1983 में हुआ था और उसके चेयरमैन थे फिडेल कास्ट्रो सुबह के सेशन तक। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनी थी। तो सुबह का सेशन खत्म हो जाने के बाद जो मेरे डिप्टी थे सत्ती लामा, वो आए कि साहब हमें तो बड़ी आफत पड़ गई है कि यासिर अराफात बहुत नाराज हैं और अभी अपने जहाज में जाने को दिया है वापस। मैंने फिर इंदिरा जी को टेलीफोन किया, मैंने साहब ये बड़ी आफत हो रही है, आप यहाँ आ जाइए और मैं कास्ट्रो साहब को भी ले आइए विज्ञान भवन। उन्होंने ये कहा कि साहब सुबह के सेशन में मुझे जॉर्डन के किंग के बाद में बोलने को कहा और मेरी इंसल्ट हो गई है, मुझे उनके पहले बोलना चाहिए था। कास्ट्रो साहब आए और उन्होंने टेलीफोन किया यासिर अराफात को, कहा आ जाइए यहाँ विज्ञान भवन में। तो वो आ गए। तो कास्ट्रो साहब ने पूछा कि बताओ इंदिरा गांधी तुम्हारी दोस्त है कि नहीं है? उन्होंने कहा मिस्टर कास्ट्रो क्या कह रहे हैं आप, मेरी दोस्त नहीं बड़ी बहन है। तो उन्होंने कहा फिर बड़ी बहन है तो यू बिहेव लाइक ए यंगर ब्रदर एंड कम टू द आफ्टरनून सेशन। तो आ गए। राजीव गांधी के साथ भी उनकी बहुत घनिष्ठता थी। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने भारत में राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने की पेशकश की थी। राजीव गांधी बड़े इमोशनल आदमी थे और
इंदिरा गांधी इतनी इमोशनल नहीं थी, वो रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक थी, क्योंकि उनको इतना सारा तजुर्बा हो चुका था। राजीव गांधी नए नए थे कंपैरेटिवली, जब भी मिलते थे तो बहुत यानी गले लग के और बहुत अच्छी तरह से उनका आदर करते थे। अराफात ने खुद मुझे कहा कि मैंने मैसेज भेजा है कि मैं उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए मदद कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि राजीव गांधी उससे नाखुश नहीं थे, क्योंकि भाई पॉलिटिशियंस के लिए जहाँ भी कुछ भी मदद मिल जाए वो वेलकम है। लेकिन अराफात का ये क्लेम तो था कि मैंने कहा है कि मैं मदद करने, कैंपेन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैंपेन किया तो नहीं, करने तो नहीं दिया, लेकिन वो ठीक भी नहीं लगता कोई फॉरेन लीडर आके करे। लेकिन अगर अराफात ने एक अपने फॉलोअर्स को मैसेज भी भेज दिया हो कि भी राजीव गांधी को सपोर्ट करना, तो आई थिंक राजीव गांधी उससे खुश रहे होंगे। राजीव गांधी की तरह बेनजीर भुट्टो से भी यासिर अराफात की बहुत नजदीकी थी। एक बार दोनों के बीच एक मजेदार वाकया हुआ। जब बेनजीर प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने अपने चीफ ऑफ प्रोटोकॉल अरशद समी खां से कहा कि यह ख्याल रखिएगा कि मैं किसी पुरुष नेता से हाथ नहीं मिलाती। इस बीच अराफात का कराची आना हुआ और बेनजीर उन्हें रिसीव करने हवाई अड्डे गए। अरशद समी खां अपनी आत्मकथा 3 Presidents and an Aide में लिखते हैं, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है कि वो विमान के अंदर जाकर विदेशी मेहमान का स्वागत करे। मैं अराफात के विमान की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि बेनजीर ने मुझे बुलाकर मेरे कान में कहा, अराफात को याद दिलाना मत भूलना कि मैं पुरुषों से हाथ नहीं मिलाती। जैसे ही अराफात मिले मैंने उनसे कहा, एक्सीलेंसी, बेनजीर भुट्टो आपका स्वागत करने के लिए नीचे खड़ी हैं। आपको मैं बस एक बात याद दिला दूं कि वो पुरुषों से हाथ नहीं मिलाती। अराफात ने कहा, हाँ, मुझे कई बार बताया गया है। बहरहाल याद दिलाने के लिए शुक्रिया। जैसे ही अराफात नीचे उतरे मैं देखता क्या हूं कि उन्होंने बेनजीर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बेनजीर ने घूर कर मेरी तरफ देखा और झिझकते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। अभी हम लोग चले ही थे कि उन्होंने मुझसे फुसफुसाकर उर्दू में कहा ताकि अराफात समझ न पाए, आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं मर्दों से हाथ नहीं मिलाती? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, अराफात ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, शुक्र मनाइए मोहतरमा कि मैंने आपका चुम्बन नहीं लिया। ये एक अरबी रस्म है कि जो भी मेरा स्वागत करने आता है मैं उसके गाल चूमता हूँ। एक बार नहीं, 2 बार, दोनों गालों पर। हम तीनों ने ठहाका लगाया और सलामी मंच की तरफ बढ़ गए। علمنا علم